सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। नाजरीन, आज का हमारा ट्रैवल बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज होंगे मेरे साथ मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुमुल आलिया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दौरान सफ़र इनसे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बातचीत होगी, सफ़र भी होगा, सीखना भी होगा, शरीयत व सुन्नत की बातें भी होंगी, मुफ्ती साहब के ज़ाती तजर्बात से भी हम सीखेंगे। आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जी नाज़रीन, हम अपने सफ़र पर रवाना हो चुके हैं और आज जो मेरे साथ, बल्कि यूँ कहिए कि जिनके साथ मुझे सफ़र की सआदत मिल रही है, आपके भी यकीनन बहुत सौ के पसंदीदा मदनी चैनल पर बहुत सारे सिलसिले करने वाले, एक शानदार गुफ्तगू आप इनकी सुनते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर आप इन्हें देखते हैं। और आज का जो सिलसिला है वो यूँ भी खुसूसियत का हामिल है कि ये ईद के दिनों में, उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। और आज का मेरा सफ़र मुफ्ती दावत इस्लामी मुफस्सिर कुरान मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ है। कैसे हो सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, माशाअल्लाह। तो जैसा कि आप जो देखते हैं प्रोग्राम, उनको पता है हमारा फॉर्मेट सफ़र होता है और उसके अंदर हम हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, ट्रैवल के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स पर हमारा कलाम और गुफ्तगू जो है वो जारी रहती है। तो देखते हैं आज हम क्या सीख पाते हैं। मुफ्ती साहब, सफ़र आपके साथ बहुत दफ़ा करने का मौका मिला, मेरे लिए सादत की बात है। तो पर्सनली आई फील कि सफ़र आपको बेसिकली पसंद है, क्या ऐसा ही है? बेसिकली जो आपके साथ सफ़र किए हैं तो वो काफ़ी पसंदीदा हुए और थे और रहते हैं। अच्छा। तो इसलिए फिर आपने उन्हीं असफ़ार के एतबार से ये अंदाज़ा लगाया कि सफ़र पसंद है। बकिया तकरीबन नॉर्मल होता है मेरे लिए सफ़र। ना तो ये है कि भाई सफ़र ना हो तो वैसे ही तबीयत जो है ना वो कुछ होना शुरू हो जाए, और ना ये है कि बिल्कुल जो है ना सफ़र करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। तो खुशगवार जगह का सफ़र हो, खुशगवार सफ़र हो, सही, तो कर लेते हैं। सही। तो यूँ के तकरीबन बराबर ही हिसाब रहता है, मिलता जुलता है। ज़िंदगी के किस हिस्से में ज़्यादा सफ़र रहा? बचपन में रहा, उसके बाद रहा, या आजकल रहा? क्या इसको कैसे कैटेगराइज करें? बचपन में तो सफ़र का इतना ज़्यादा कोई सिलसिला नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो ज़्यादातर हमारे शहर में ही होते थे। तो अब शहर में ही आना जाना तो सफ़र नहीं कहलाता, दूसरे शहर के अंदर जाना आम तौर पे सफ़र कहलाता है। तो दूसरे शहर में जाना ये कि वहाँ पर भी रिश्तेदार हैं तो वहाँ पर भी चले गए, और कोई शादी के मौके पे या किसी और फंक्शन के मौके पे चले गए। तो यूँ कह लें कि जैसे फैसलाबाद मेरा शहर है, मुल्तान हमारे रिश्तेदार हैं, तो यूँ मुल्तान आना जाना होता था। और साल में एक आध सफ़र ऐसा ज़रूर हो जाता था जो शादी के सिलसिले में या किसी फंक्शन के सिलसिले में होता था। तो ये है, लेकिन वो भी यूँ कह लें कि वही साल में एक मरतबा। असफ़ार को अगर मैं ये देखूँ कि मैंने ज़्यादा किए, तो ये शायद पिछले कोई 6 से 7 साल ऐसे गुजरे होंगे जिनके अंदर सफ़र बहुत ज़्यादा हुए। जैसे उसमें एक साल ऐसा रहा कि जिसमें मदीना मुनव्वरा 5 मरतबा हाज़िरी हुई। तो अब ये 5 मरतबा सफ़र भी किया और नहायत ही मुक़द्दस, नहायत ही खुशगवार, नहायत ही प्यारा, ईमान अफरोज़ सफ़र रहा। और उसके अलावा भी असफ़ार में यही होता है कि साल में 1, 2, 3 मरतबा मदीना मुनव्वरा हाज़िरी हो जाती है, तो वो सफ़र बड़े प्यारे रहते हैं। बाकी इसके अलावा अगर असफ़ार देखूँ तो शायद मैंने 2012 में ज़्यादा सफ़र किए थे, कि उसमें जैसे हज का सफ़र भी था, और उसमें दुबई भी जाना हुआ, उसमें साउथ अफ्रीका भी जाना हुआ, मोज़म्बिक जाना हुआ, और उसके साथ यूके जाना हुआ। तो ये एक साल के अंदर ज़्यादा सफ़र किए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद 2024 ये मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा सफ़रों का महीना है, असफ़ार का महीना है, क्योंकि 2024 के अंदर तकरीबन 3 से 4 मरतबा मदीना मुनव्वरा भी हाज़िरी हुई, और इसके अलावा अमेरिका भी गया, यूके भी गया, इटली गया, स्पेन गया। तो ये पिछला जो साल है ये इस हवाले से काफ़ी मसरूफ़ रहा, बल्कि इतना मसरूफ़ हो गया था जब 5-6 सफ़र मुसलसल हो गए थे, तो उसके बाद मैंने नीयत कर ली थी कि अब अगले 6 महीने तक मैंने कोई सफ़र नहीं करना सिवाय मदीना मुनव्वरा के।
वहाँ का होगा तो मैं जाऊँगा, बाकी किसी और मुल्क का सफ़र नहीं करना, क्योंकि एक तो सफ़र कर कर के भी मैं कुछ वो हो गया था, एग्जॉस्टेड हो गया था, और दूसरा जो रूटीन के काम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो गए थे। तो यूँ कुछ अरसे से सफ़र की तरकीब ज़्यादा शुरू हो गई। सही, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, नॉर्मली कुछ लोगों को बाय रोड सफ़र बहुत पसंद होता है, कुछ ट्रेन को लाइक करते हैं, बाय एयर तो ज़ाहिर है कि उसका तो कंपैरिजन क्या किया जाएगा। मुझे सफ़र तो बाय एयर ही पसंद है, क्योंकि एक तो महफूज, और दूसरा उससे बड़ी चीज़ वक्त की जो बचत उसके अंदर है। बल्कि महफूज होने का खैर ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन वक्त की बचत एक बहुत बड़ा मोटिव है कि बाय एयर सफ़र किया जाए। अब यहाँ से मसलन अगर मुझे फैसलाबाद या लाहौर जाना है, अब अगर बाय रोड जाएं तो भी 14 से लेकर तकरीबन 18 घंटे, बाय ट्रेन जाएं तो ट्रेन की मर्ज़ी है तो भी 14 से 18 घंटे या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, और बाय एयर में यह है कि आप 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, तो वक्त की बचत जिसके अंदर ज़्यादा हो। बाकी यह है कि ट्रेन और बाय रोड जो है, बाय रोड और बाय ट्रेन जो है, इसमें वक्त तकरीबन बराबर ही लगता है, लेकिन उसमें जो ट्रेन का सफ़र है वो कंफर्टेबल ज़्यादा है, क्योंकि उसमें मुझे जो एक एडवांटेज मिलता है वो ये है कि ट्रेन के अंदर मुताला करना बड़ा आसान है। आप बस में या कार में सफ़र करते हैं, कोच में सफ़र करते हैं, तो उसमें आप मुताला इतना कर नहीं पाते कि उसके अंदर जो है ना वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ट्रेन चूँकि बिल्कुल एक स्मूथली चल रही होती है, पता भी नहीं चल रहा होता कि सफ़र जारी है, तो उसमें मुताला करना जो है बड़ा आसान हो जाता है। और मुझे ज़्यादातर जो है ना वो ट्रेन का सफ़र मुताले की वजह से ज़्यादा पसंद है। फिर मुताले के साथ उसमें सोना, ये एक बहुत आसान है कि उसमें बर्थ होता है तो बर्थ पे आदमी सो जाता है, तो सफ़र भी हो गया, नींद भी उसकी पूरी हो गई, तो एक ये फ़ायदा भी मिल जाता है। तीसरा ये है कि नमाज के एतबार से आसानी रहती है, क्योंकि ट्रेन के अंदर ये है कि रुकती तो हमारी मर्ज़ी से नहीं है, और नहीं रुक रही तो चलती में पढ़ लें, बाद में दोहरा लें उसे। लेकिन जो ये बस कोच वगैरह का मामला होता है, तो इनके अपने जो स्टॉप होते हैं उससे पहले ये रुकेगी नहीं, और चलती के अंदर पढ़ना बड़ा मुश्किल है। इल्ला ये कि आप अपनी ही गाड़ी के ऊपर सफ़र कर रहे हो, अपनी कार है उस पर सफ़र कर रहे हैं, तो अब इस सूरत में ये है कि फिर आप कंफर्टेबली रुक भी जाते हैं, तसल्ली से नमाज भी पढ़ लेते हैं, तो यूँ फिर नमाज के एतबार से ये आसान हो जाता है। सही। ड्राइविंग तो आप करते हैं, मैंने ज़ाहिर देखा ही है बारहा। सो डू यू लव टू ड्राइव या नहीं? मैं ये कहूँगा कि लव का मसला तो बड़ा दूर की बात है मैं लाइक भी नहीं करता इसे, अल्लाह। और ड्राइविंग जो है ना, यानी आई वुड से कि आई डिसलाइक ड्राइविंग। चले तो मैं पसंद नहीं करता। मैं, मेरे घर से फैज़ानी मदीना का फासला 2.5 किलोमीटर है, तो 2.5 किलोमीटर या ऐसे भी कुछ कम है, और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता ये भी होता है यार, ये क्या है ये, यानी उसकी वजह ये है कि 5 मिनट का सफ़र 15 मिनट में होता है रोडों की वजह से, और वो भी मुझे कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ड्राइविंग जो है ना, यूँ कह लें कि हॉबी शॉबी तो दूर की बात है, बिल्कुल किसी उसमें आती नहीं है, लाइकिंग की कैटेगरी के अंदर ही नहीं आती है। चले जी, नाज़रीन के लिए दिलचस्पी का बाइस होगा। सफ़र कहा जाता है कि लर्निंग का, सीखने का बहुत बड़ा एक ज़रिया है, और कई स्पीकर्स को, कई बुक राइटर्स को, जहाँ पे भी लर्निंग की बात होती है, तो जो चंद बुनियादी चीज़ें बयान की जाती हैं, तो उनमें एक ट्रैवल भी है। तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप फरमाएं कि क्या ऐसी चीज़ है कि सफ़र में इतना इसको बयान किया जाता है कि लर्निंग है। बज़ाहिर देखा जाए तो बंदा एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ जा ही रहा है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा बयान किया जाता है, तो आप क्या फरमाते हैं इस बारे? सफ़र वसीला ज़फ़र, वसीला इल्म है, इल्म हासिल होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप यूँ समझें ना, तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि एक आदमी दरिया किनारे है, और हम उसे कहें कि यार दरिया में पानी बहुत होता है, वहाँ जाएंगे बहुत पानी मिलेगा। अच्छा, अब एक बंदा गया, शाम को वापस आया, उसने कहा मुझे तो कोई पानी नहीं मिला। तो उससे हम कहते हैं कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है यार, आप दरिया किनारे गए और आपको पानी नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा हाँ हाँ देखिए ये खाली बर्तन है मेरा। उससे पूछा कि आपने उसमें पानी में बर्तन डाल के निकाला था? उसने कहा नहीं, ये नहीं किया था मैंने। अच्छा, तो भाई अगर बंदा कोशिश नहीं करेगा तो फिर वो दरिया के पास जाके भी खाली हाथ वापस आएगा। दरिया के पास जाकर भी पानी लेने के लिए कुछ, जिसे कहते हैं ना, मशक्क़त उठानी पड़ती है, कुछ हाथ बढ़ाना पड़ता है, कुछ कोशिश करनी पड़ती। यही मामला सफ़र से सीखने का है। एक बंदा अगर घर से निकलता है, मसलन बाई एयर, यहाँ से वो अमेरिका चला जाता है, अब वो यहाँ से घर से निकला, एयरपोर्ट पे गया और वहाँ जाके चुप करके बैठ गया। वहाँ से जाके वो प्लेन में बैठा और प्लेन उड़ा और मंजिल पे पहुँच गया।
वहाँ से वो घूम फिर के वापस आ गया। उसने अपने जहन को इसके लिए तैयार किया ही नहीं कि मैं कुछ ऑब्ज़र्व करूं, कुछ चीज़ों का मुशाहदा करूं, मैं कुछ लोगों से गुफ्तगू के एतबार से बातचीत करके उनसे कुछ सीखूं, मैं लोगों के अहवाल को देखकर उसको कुछ एनालाइज करूं और कुछ उससे अक्स करने की कोशिश करूं। तो अगर बंदा ये कोशिश करेगा तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वरना फिर ये है कि वही दरिया किनारे जाके वापस आने वाली बात है। होता ये है कि इल्म के ज़राए हैं, यानी उसके मुख्तलिफ सोर्स हैं बंदा जिससे इल्म सीखता है। तो एक इल्म का ज़रिया है किताब पढ़ना, आदमी किताबों में लोगों के तजर्बात, हालात, वाक़यात पढ़ता है। दूसरा है कि उन तजर्बात से आदमी खुद गुज़रता है। अब तजर्बात से गुज़रने से जो इल्म हासिल होता है वो किताबों के पढ़े हुए से ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पे है कि वो लोगों के अहवाल का मुशाहदा करता है और उससे कुछ सीखता है, उसमें अच्छों की अच्छाई देखता है, बुरों की बुराई देखता है, लोगों के अच्छे हालात भी देखता है, लोगों के बुरे हालात भी देखता है। किसी की अच्छी हालत क्यों है उसके असबाब भी उसके सामने आते हैं, और किसी की बुरी हालत क्यों होती है उसके असबाब भी उसके सामने आते हैं। तो अब अगर वो उनमें से हर चीज़ से कुछ सीखने की कोशिश करता है तो उसे फिर इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि जो उसकी पूरी ज़िंदगी में उसे काम देगा। जैसे अगर हम एक आम सी मिसाल देखें, एक आदमी ने ये देखा कि भाई अगर जहाज़ लेट हो जाता है तो आपके शोर मचाने और चीखने से उसने जल्दी नहीं आना। वो जहाँ लेट हुआ है उसने अब वहाँ से लेट ही आना है, और जितनी देर में आना है उसने उतनी देर में ही आना है। अब आप वहाँ खामोश रहें या वहाँ शोर कर लें, कुछ भी कर लें, उससे जहाज़ की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो अब ऐसी सूरत में क्या है कि आदमी ज़रा तसल्ली से बैठ जाए और अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करे और अपने आप को किसी और चीज़ में मसरूफ़ कर ले और किसी और काम में लग जाए। उसका वक्त भी गुजर जाएगा और ये जो एक अपने आप को यानी कि यूँ कह ले कि खुद अजियती के अंदर डालना है, अपने आप को परेशानी में डालना या अपने ब्लड प्रेशर को ख़राब करना या अपने मूड को ऑफ करना या अपनी तबीयत को ख़राब करना, इन सब चीज़ों से आदमी बच जाता है। तो ये यानी कि लर्निंग की एक चीज़ है कि बंदा जिससे सीखता है। दूसरा ये भी होता है, सफ़र में दुनिया भर के लोग होते हैं। हम अगर जैसे यहाँ से दुबई जाते हैं, दुबई से अगर आगे किसी मुल्क में जाते हैं, यूके चले जाते हैं, हमारे जहाज़ के अंदर जो है जर्मनी का बंदा भी होगा, यूके का भी होगा, दुबई का भी होगा, किसी और मुल्क का भी होगा। इतने सारे मुल्कों के लोग हैं, हम उन सब के कल्चर देखते हैं, हम उनकी आदत देखते हैं, हम उनके मिजाज देखते हैं। अच्छा, अगर हमारे साथ जो बैठने वाला है अगर वो कोई साहिब इल्म है, साहिब तजर्बा है, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अब अगर हम उसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो ज़बरदस्त बात है। मुझे याद है एक मरतबा हम नेपाल से आ रहे थे, तो नेपाल से हम आ रहे थे दुबई और दुबई से जाना था मदीना मनोवरा, मैं और मेरे साथ अब्दुल हबीब भाई। अब हम जब नेपाल से चले ना तो हमारी सीट पे एक तीसरा बंदा बैठा हुआ था, 3 की सीट थी तो तीसरा बंदा वो था। तो अब्दुल हबीब भाई ने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि आप क्या करते हैं, तो उसने बताया कि वो जो होता है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें करने वाले पीपल्स स्किल जिसको मजमूए को कहते हैं। हाँ, यानी कि वो बेसिकली यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के क्राइसिस को मैनेज करते हैं और उसको ठीक करते हैं ना, ये वाली चीज़। तो उसने बताया कि बेसिकली मैं किसी फर्म में किसी अच्छे ओहदे पर हूँ और मैंने साउथ अफ्रीका में किसी बहुत बड़ी कंपनी को, जो बहुत बड़ी थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत डैमेज होके और बहुत नुकसान में चली गई, तो मेरी कंपनी से उन लोगों ने राब्ता किया हुआ, उसके मालिकान ने, कि आप हमारी कंपनी को आके देखें कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हम यानी कि डाउन की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी कंपनी ने मुझे भेजा, तो मैं 3-4 साल से वहाँ पर काम कर रहा था और करते करते मैंने उसको दोबारा स्टैंड भी किया, बल्कि पहले से ज़्यादा उसको यानी प्रोग्रेस में ले आया। तो उसके ऊपर मुझे जो है ना वो मेरी कंपनी का यानी कि बेस्ट अवार्ड दिया गया इस क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से। तो मैं उसकी वसूली के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, अब उसने जब ये बातें कही तो हमारे लिए तो बड़ी एक अट्रैक्टिव बातें थी। हमारा ताल्लुक डिपार्टमेंट्स के साथ है, ताल्लुक अपना इसी चीज़ के साथ है, मैनेजमेंट के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ। तो अब अब्दुल हबीब भाई उससे शुरू हो गए पूछना कि अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मेरी एक कंपनी है और उसके अंदर 100 बंदा है,
और हमने उनको जिन तवक्कुआत पे रखा था वो उस पर पूरे नहीं उतर रहे, और हम ये चाहते हैं कि हमें उससे पूरा आउटपुट मिले, तो हम क्या करें। तो अब्दुल रब्बी भाई सवाल करते रहे, वो जवाब देता रहा। तो एक ऐसी ज़बरदस्त लर्निंग हुई कि शायद हमने किताबों के अंदर भी उतना नहीं पढ़ा था, और किताबों के अलावा भी हमें हमारा मुशाहदा या हमारा तजुर्बा इतना नहीं था। वो प्रैक्टिकल बंदा, उसने हमें इतने अच्छे आइडियाज़ दिए और इतने अच्छे तरीके बताए। तो अब ये क्या है कि ये हमने एक बाकायदा कोई हमें सफ़र के दौरान एक ऐसा साहिब मिल गया कि जिससे हमने मुफ्त के अंदर ही सारी चीज़ें सीखी। तो यूँ कुछ मुशाहदे से, कुछ तजर्बे से, कुछ गुफ्तगू से, यूँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती। फैज़ान मदीना से निकलने के बाद हम हसन स्क्वायर को क्रॉस करते हुए इस वक्त हम रुके हैं, और लियारी एक्सप्रेस वे पे चढ़ने से पहले टोल है, वहाँ से हम टिकट ले रहे हैं, टोल की जो फ़ीस है वो अदा कर रहे हैं। आज हमारा जो सफ़र है वो बहरिया टाउन की तरफ है, तो हम इस रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम जो है वो जिस रोड पर हैं, थोड़ा सा स्मूथ आपको गाड़ी हो सकता है महसूस हो रही हो, इसका नाम लियारी एक्सप्रेस वे है। और कराची में जो अच्छे काम हुए उनमें से एक ये है, क्योंकि ये एक ऐसा रोड है कि जो एक्सप्रेस वे है और शहर के अंदर से आपको डायरेक्ट बाहर मेन रोड पर ले जाता है। अगरचे जब ये बना तो कई सालों तक तो लोग इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, पता नहीं था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना वक्त और पेट्रोल और दिमागी जो एक टेंशन होती है उससे अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। और ये लिंक करता है मेन हाईवे पे कनेक्ट हो जाता है। और आज का हमारा सफ़र भी हाईवे बहरिया की तरफ है, तो अभी हम इस पर जा रहे हैं। और जो बड़े मंसूबे कराची में हुए माजी में, तो उनमें से एक ये है। बल्कि जब ये रोड बना तो यहाँ पे कच्ची आबादियाँ और बहुत सारी चीज़ें थी, तो उनको भी यहाँ से रिमूव किया गया, लेकिन दूसरी जगह पर उनकी आबादकारी का सिलसिला हुआ। कह सकते हैं कि पूरे पूरे मोहल्ले जो है वो इस बहाने से बने। तो बहरहाल ये चीज़ थे, मैंने कहा चलें, सफ़र में हैं, कराची में हैं, तो कुछ जनरल मालूमात भी आपसे शेयर करता चला जाऊँ। मुफ्ती साहब, ये जो आपने वाक़या सुनाया, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो अब मिसाल एक अननोन आदमी है, आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं या किसी बस स्टॉप पर हैं, अरे हम भी फारिग, वो भी फारिग। अच्छा, कुछ लोग तो बहुत रिजर्व रहते हैं और वो कोशिश ही नहीं करते, बोलते भाई बस ठीक है। अच्छा, कुछ होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, यार कोई मुझे बंदा मिले, और हिम्मत करके जाते हैं और उससे बातचीत शुरू करते हैं। अच्छा, अब्दुल रब्बी भाई तो माशाल्लाह फिर इस मामले में बहुत ही आगे। तो पर्सनली आपकी क्या रूटीन रहती है? क्या आप रिज़र्व रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, या सूरत देख कर कुछ ना कुछ अंदाज़ा होता ही है कि इससे बातचीत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आप करते हैं, नहीं करते? अच्छा, इसका बरक्स भी पूछूंगा। अब आप बैठे हैं, माशाल्लाह आपकी एक पर्सनैलिटी है, तो कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई जान या अनजान आकर साथ बैठता और गुफ्तगू शुरू कर देता हो, तो आप इसको एंजॉय करते हैं, इरिटेट होते हैं, या क्या करते हैं? पर्सनली तो मैं इंटरेक्शन नहीं करता इतना लोगों के साथ, और उसकी वजह ये होती है कि मुझे सफ़र जो है ना, मेरे लिए एक मुताले का बहुत अहम वक्त होता है। अच्छा, यानी मैंने सफ़र को इसलिए रखा होता है कि इसके अंदर मैं बहुत सारी किताबें पढ़ लूँगा जो नॉर्मली मुझे अपनी रूटीन वर्क की वजह से पढ़ी नहीं जाती। यानी पढ़ता हूँ, लेकिन एक बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है, तो अब वो इतना वक्त निकल नहीं रहा होता, तो सफ़र के लिए फिर मैंने किताबें जुदा की होती हैं। और उसके नतीजे में होता ये है कि फिर सफ़र के अंदर मैं बड़े मज़े से किताब पढ़ता रहता हूँ। अब वो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जितना भी हो, दरम्यान में थोड़ा बहुत वक्फा, ब्रेक, लेकिन उसके बाद किताब। तो अब जब मेरे काम के अंदर कोई मुदाखिल होगा तो फिर ज़रा थोड़ा सा मुझे इरिटेशन होती है, तो इसलिए मैं ख़ुद तो जो है ना वो किसी से यूँ बातचीत नहीं करता। हाँ, अगर कोई साथ बैठ जाए और वो बातचीत शुरू कर दे तो फिर अच्छे अंदाज के अंदर जवाब देते हैं, इल्ला ये कि उसका मौजू फजूलियात ना हो। यानी कि जैसे बैठते साथ ही जो है ना किसी ऐसे मौजू पर गुफ्तगू शुरू कर दी कि जिस पर बात करना जो है ना सिर्फ वक्त गुजारी तो हो सकता है, हासिल वसूल कुछ नहीं। या ये है कि वो बंदा उसका एक्सपर्ट भी नहीं है कि अगर वो उस पर बात कर रहा है तो चले हम मज़ीद क्वेश्चन करके उससे कुछ हम सीख लें, ऐसा भी नहीं। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर महज वही कि जैसे किसी भी जगह गेट टुगेदर बैठते हैं और दुनिया जान की बातें करके फारिग हो जाते हैं, तो ये वाली आदत नहीं होती। फिर थोड़ा सा ज़रा मैं किताब सामने रखता रहता हूँ, तो जिससे उसको आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा पढ़ने को तरजीह दे रहा है, तो लिहाजा इसको पढ़ने दिया जाए, तो फिर ये होता है। तो जब ये बताइए कि दौरान सफ़र ना लोग दोस्त भी बनाते हैं,
बल्कि एक लतीफ़ा भी पढ़ा था कि ट्रेन में बैठेंगे तो मंगनी तक भी बात पहुंच जाती है। बाज़ औक़ात उतरते हैं तो एड्रेस भी ले रहे होते हैं, फ़ोन नंबर भी ले रहे होते हैं। वो अलग बात है कि बाद में रब्ता रहता है या नहीं। तो द बेस्ट पर्सन यू एवर मेट ड्यूरिंग द ट्रैवल, कभी ऐसा हुआ जो आपको याद रह गया हो कि यार ये बंदा मिला था ना, क्या बात थी, और किसी से बाद में रब्ता भी रहा या ऐसा इत्तेफाकी नहीं हुआ? मेरे ख्याल में इस तरह तो नहीं कि किसी से सफ़र के बाद भी रब्ता रहा हो, ऐसा कम ही होता है। एक आध साहिब का मुझे याद है, कराची की है, जैसे फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मेरी पहली मरतबा उनसे मुलाकात हुई थी। तो वो इतने यानी कि यूँ कह ले कि बाअखलाक अंदाज के अंदर वो गुफ्तगू कर रहे थे कि मैं इस वजह से मैंने अपनी किताब बंद की और मैं उनको सुनना शुरू हो गया कि यार इतने प्यारे अंदाज के अंदर ये बंदा बात कर रहा है। वो बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, वो यानी कि मामूली आदमी नहीं थे, बिजनेसमैन थे। लेकिन वो मुझे बाद में पता चला कि ये बिजनेसमैन है। लेकिन उससे पहले जैसे उन्होंने आके सलाम लिया ना, तो सलाम लिया, चाय का पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं चाय की मुझे इतनी तलब नहीं है ना। तो फिर उन्होंने एक दो और बातें पूछी, लेकिन वो इतने प्यारे से अंदाज के अंदर कि मैंने कहा यार ये बंदा कितने अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। उनसे फिर अलग सलैक हुई, फिर बाद में भी इस्लाम दुआ उनसे रहती है। और बाकी ये है कि वैसे सफ़र में कभी कोई बहुत नाइस आदमी मिला हो या किसी ने बहुत मुतासर किया हो, तो इसका मुझे एक मरतबा का याद है कि मैं शायद फैसलाबाद से कराची आ रहा था बाय ट्रेन। तो वो केबन होता है ना जिसमें 6 बंदे बैठते, तो मैं उसमें बैठा हुआ था, तो वो मेरे साथ ही वो भी था, साथ में 4 आदमी और भी थे। तो वो एक शख्स था, उसका ताल्लुक फैसलाबाद से था, और ये उस ज़माने की बात है जब मोबाइल इतना ज़्यादा आम था भी नहीं, यानी सबके पास होता भी नहीं, 2002 या 4 की बात है। तो उस बंदे ने गुफ्तगू शुरू की, तो ऐसा लगे कि जैसे उसकी हर बात ही जो है ना वो कोई यानी कि कॉलेज हर रही है कोई। अच्छा, यानी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की उसने। अच्छा, अब उसकी गुफ्तगू से जो बैठे हुए थे ना, उनको समझ आ गया कि यार ये बंदा बड़ा समझदार सा है। तो अब उसमें एक मियाँ बीवी बैठे थे, तो वो अपने मसाइल लेके, अपनी फैमिली के कुछ इश्यूज़ लेके उससे बात करने लग गए। उसने उनके इश्यूज़ का इतना अच्छा जवाब दिया, यानी उनकी जो बेटी का मसला था कि भाई उनका शौहर तंग करता है उसको, दामाद तंग करता है उनकी बेटी को, तो वो उनको समझाने लग गया कि आप इस तरह लेके चलें, आप इस तरह डील करें, आप मेरी उससे बात कराएं, दामाद से मेरी बात कराएं, मैं उससे बात करता हूँ। तो अच्छा, अब उसके देखा देखी जो है ना, वो एक और बंदा था, तो वो भी शुरू हो गया कि भाई मेरे भी घर के मसले हैं, तो वो पूछना शुरू हो गया। अच्छा, थोड़ी देर में क्या हुआ कि किसी दूसरे बोगी से ना 2 बंदे आए, तो वो आए और आके ना उसको लेकर गए कि भाई आप हमारे साथ भी थोड़ी देर बैठो जरा। अच्छा, वो उसके को पुराने जानने वाले थे, तो उन्होंने को स्टेशन पे देख लिया था कि ये बंदा ट्रेन में जा रहा है। अच्छा। तो बोगी नंबर पूछ लिया था और सीट नंबर पूछ लिया था, तो वो उसको ले गए कि भाई हम भी जो ना इससे ज़रा बातचीत करना चाहते हैं। फिर वो बंदा वापस आया। अच्छा, मैंने उससे कोई बात नहीं की ना, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। तो मुझे उस बंदे ने आखिर में मेरी सबसे बातचीत के बाद ना मुझे कहने लगा कि आप कोई मौलाना साहब लगते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा जी वो तो हुलिये से ही लग रहा हो ना, ये मामा सर पे है, दाढ़ी है। अच्छा, आप शायद लोगों को ना कोई शरई मसले बताते हैं। अच्छा, ये अभी आपने तारुफ नहीं करवाया? तारुफ करवाया था, ये उस बंदे ने ऑब्जर्व कर लिया कि आप लोग नहीं वो 2002-4 की बात है, नहीं आप लोगों को शरई मसले बताते हैं। मैंने कहा जी मैं यही करता हूँ। तो फिर उसने उसकी तारीफ शुरू कर दी ना कि शरीयत, दीन, शरई मसले बताना, लोग इससे दूर हैं, लोगों को इसकी ज़रूरत है, लोगों को पूछना चाहिए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता रहा। तो अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप करते क्या हैं? क्योंकि मैं खुद उसकी बातें सुन के मैं कह रहा थी यार इतना वो समझदार बंदा भी हो सकता है। तो उसने कहा कि उसने बताया कोई उसकी शॉप थी फैसलाबाद में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की थी या किसी और चीज़ की थी। और साथ में उसने फिर ये कहा कि असल में मैंने अपने घर में अपना जो मेरा ड्राइंग रूम है, मैं बैठक जो है मेरी, मैंने उसे ना रखा हुआ है लोगों के मसाइल हल करने के लिए। अच्छा, तो मैं उसमें मेरी हॉबी है ये कि मैं बैठता हूँ, तो मेरी गली के, तो रिश्तेदारों के, तो दूर पार के कोई किसी तरह के इश्यूज आए, तो जिस तरह एक कंसल्टेंट होता है, तो मैं उनको जो है वो मशवरे देता हूँ, उनकी कहानी सुनता हूँ। तो ये यूँ मेरा एक शौक़ है, तो मैं ज़्यादा वक्त इसके ऊपर लगाता हूँ। तो ये कह लें कि शायद जो ना मैं अगर सफ़र के अंदर किसी बंदे से मुतासिर हुआ तो ये बंदा था। नाम वगैरह तो मुझे भी याद नहीं है उसका, लेकिन बार उसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी थी। सही। चले, ऐसा नाजरीन आपके साथ भी हुआ होगा, और शायद ऐसे अफराद के जिनसे बंदा मुतासिर हो, अच्छा लगे, भला लगे, वो कम ही होते हैं।
मुफ्ती साहब से ये नहीं पूछूंगा कि किस किस ने तंग किया है, क्योंकि उसकी लिस्ट बहुत लंबी होगी। क्योंकि मजबूरी तौर पे हमारे कल्चर में कहिए या इन्वायरमेंट में कहिए, तो लोग जब किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उसका मामला बड़ा अजीब व गरीब भी होता है बाज़ औक़ात, और कोई भी सुलझा हुआ आदमी या समझदार आदमी उस चीज़ में वैसा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात तो ऐसे अजीब व गरीब मामलात भी होते हैं। तो बहरहाल मिले जुले जो है वो सिलसिले जो है वो रहते हैं। बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई वाकई अच्छा आदमी है तो उसके साथ इंटरेक्शन जो है वो कर लेना चाहिए। मुफ्ती साहब, कभी लॉन्ग सफ़र पर जाते हैं और साथ में कोई चाहिए कि भाई कोई ना कोई साथ होना चाहिए, सफ़र ही ऐसा है, आप क्या सिलेक्टिव हैं इस मामले में या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, जब भी लंबा सफ़र हो और किसी को साथ लेना है तो क्या ऐसी चीज़ें जो वो देखनी चाहिए? क्योंकि नाज़रीन में एक तादाद होगी जो सफ़र करती होगी या आइंदा सफ़र करेगी, और बाज़ वक़्त सफ़र बड़ा शानदार होता है, बंदे ने लाखों रुपए ख़र्च भी किए, लेकिन वो जो साथ है उसकी वजह से सारा सफ़र जो है वो अजीब व गरीब हो जाता है। चाहे सफ़र में आपने किसी को साथ ले लिया, उसको उतार तो नहीं सकते कि भाई रोकना ज़रा, इसको तो उतारो, ये भी नहीं होता। तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि माशाअल्लाह दावत इस्लामी के ताल्लुक से भी, पर्सनली भी आपने जितना ट्रैवल किया है, तो मैं समझता हूँ कि आपके तजर्बात से लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए, जो नॉर्मल आदमी सफ़र करता है ना, उसमें किसी हम सफ़र का होना ये मुफीद है और बेहतर है। ये पिछले ज़माने में चूँकि जो सफ़र होता था वो बहुत काफ़िलों की सूरत में ही हमेशा नहीं होता था। तो बंदा तने तनहा भी कहीं ना कहीं जाता था, और फिर रास्ते में जंगल बयाबान होते थे। तो उस हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये बाकायदा फरमाया था कि तुम्हें कोई शख्स भी जो है वो इस तरह बयाबान जंगलात का जो है वो तनहा सफ़र ना करे। खुदा ना खासा कोई मिसहैप हो जाए उसके साथ, तो उसके पीछे तो घर में खबर देने वाला भी कोई नहीं होगा कि बंदा गया था, कहाँ हुआ, क्या हुआ उसके साथ, कुछ भी नहीं। तो हम सफ़र का साथ होना जो है ये किस्म का यूँ कह ले कि एक स्पोर्टिंग चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है, आज के सफ़र में अगरचे जिद्दत आ चुकी है, लेकिन तब भी सफ़र में किसी का साथ होना जो है ये बहरहाल फ़ायदेमंद ही होता है। क्योंकि जब आदमी सफ़र करता है तो अब किसी को अगर साथ लेके जाएगा तो सोच समझ के लेके जाएगा, उसी को लेके जाएगा जिससे सफ़र करना उसके लिए मुफीद भी हो और उसे अच्छा भी लगे। तो इसलिए किसी का साथ होना जो है वो आमतौर पे सफ़र वो खुशगवार हो जाता है। तो यूँ हम सफ़र साथ होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये है कि बाद औक़ात ये है कि सफ़र की नौइयत ऐसी है कि जिसमें उसने जाना ही के लिए। जैसे अगर मैं अपना कहूँ तो अब मैं अगर यूके या अमेरिका जाता हूँ तो अब ये सफ़र ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पे मैं वहाँ पर जा रहा हूँ बयानात के लिए, अब उसमें हम सफ़र कहाँ से तलाश करूँ? ठीक है ना, यानी कि वहाँ का ख़र्चा ही इतना है कि अब हम सफ़र इतनी कुर्बानी दे कि वो इतने पैसे खर्च करे और फिर वो साथ जाए, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पर्सनली मैं जो सफ़र करता हूँ वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तने तनहा ही सफ़र होते हैं, ख़ास तौर पे बैरून मुल्क है ये तनहा सफ़र होते हैं। पाकिस्तान में होता है कि पाकिस्तान में अगर कहीं जाना है और वो भी करीब में, जैसे कराची में है तो हैदराबाद जाना है, तो उसमें कुछ नेक लोग मेरे साथ होते हैं आप जिनमें आप भी शामिल हैं। वो जो है सफ़र है ऐसा कि जिसमें कोई ना कोई साथ होता है। बाकी जैसे फैसलाबाद लाहौर जाना है तो उसमें तो 1.5 घंटे का सफ़र है, वहाँ जाके मज़ीद कंपनी वहाँ के लोगों को मिल जाएगी, तो उसमें इतनी किसी की हाजत नहीं होती। लेकिन बात ये है कि हम सफ़र का साथ होना ये एक मुफीद चीज़ ही है। सही, माशाअल्लाह। अच्छा नाज़रीन, अभी हम ऑलमोस्ट जो है वो जो टोल प्लाज़ा है कराची गेट जो है उसके करीब है। रास्ते में सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी, जो मदनी चैनल देखने वाले हैं उन्होंने देखा होगा आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना पुरानी सब्ज़ी मंडी लिखा होता। तो पहले ये वहीं पर थी, अतराफ़ में चारों तरफ कह सकते हैं कि मंडी थी। वो दिन भी हमने देखे, लेकिन अब वो शिफ्ट होकर बाहर आ गई। उससे एक तो कंजस्टेड एरिया था वो काफ़ी खुला हो गया। गुजारे कि जहाँ सब्ज़ी मंडी होती है हमारे यहाँ, वैसे तो सफ़र की बात है तो मुफ्ती साहब, एक मैंने भी सब्ज़ी मंडी देखी किसी मुल्क की, और वो लगी नहीं रही थी कि ये सब्ज़ी मंडी है। तो आप मदीना मुनव्वरा की सब्ज़ी मंडी देखें जाके। अच्छा, सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत है। वाह, एक तो वहाँ वो वैसी साफ़ सुथरी और बड़ी पढ़ी लिखी सी लगती है वो जी। तो दूसरा जो है उसमें माशाल्लाह जो चीज़ें होती हैं, हमें तो निस्बत की वजह से भी प्यार है कि वहाँ पे टमाटर तो आलू तो ये चीज़ें बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उसको नहला धुला के रखा होता है और जितना वो माशाल्लाह सूटट बूटट किस्म के
वो लग रहे होते हैं, तो बड़ा मजा आता है वहाँ देखने। बड़ा मदीना मुनव्वरा की मंडी बड़ी प्यारी है सब। चलें नियत करते हैं, इंशाल्लाह हाजिर हुई तो जाएंगे, और जो जाते रहते हैं वो ज़रूर वहाँ पर जाएं। ये भी एक एक्सपीरियंस है और ये भी एक लर्निंग का तरीका है। जैसे अभी लर्निंग की बात हुई थी कि आप जिस जगह पर जाएं तो वहाँ की जो मशहूर जगह हैं वहाँ जा सकते हैं, जहाँ पर तो वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो सब्जी मंडी का तो ऐसा था मुफ्ती साहब कि मैं गया तो वो बड़ा जी, जैसे आपने अभी इरशाद फरमाया, तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि शायद ये कोई अलग से एरिया है, मंडी अभी शुरू होगी, वो ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा मंडी, बोले यही तो थी। मैंने कहा अच्छा भाई। तो बहरहाल तो अब वो हाईवे पर आ गई है, और इस हाईवे से हमारी एक और यादें वाबस्ता हैं कि सहराए मदीना जो दावत इस्लामी की अपनी प्रॉपर्टी है, बड़े इज्तिमात सिंध सतह के जब हुआ करते थे, अल्लाह करे वो दिन दोबारा आए, तो बस यहीं पर करीब ही है वो सुपर हाईवे के, वो मकाम भी है। वहाँ पर कुछ अराकीन शुरा, मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फ़ारूक अलैहिर्रहमा, उनके मज़ारात भी हैं। तो बहरहाल रेस्टोरेंट्स हैं हाईवे पे, कभी खाने के लिए भी बंदा आ जाता है। तो बड़ा एक खूबसूरत जो है ये सफ़र रहता है। फिर ये कनेक्ट करता है आगे सिंध में ट्रैवल के बाद, फिर ये पंजाब मोटरवे के साथ कनेक्ट हो जाता है। बीच में अभी कुर्बानी की मंडी भी यहीं पर है ना, मवेशी मंडी सारी, बिल्कुल, वो भी इसी रोड के ऊपर आ जाती है ना। और मैं समझता हूँ कि दुनिया की बड़ी मंडियों में से एक होगी, या सबसे बड़ी भी कह सकते हैं, एशिया की गालिबन कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी होगी। और मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, ज़ाहिर है कि एक अरसा हो गया कराची में, तो बकरा मंडी, गाय मंडी ये तो रहती है, लेकिन ऊँट मंडी इतनी बड़ी और इतनी वैरायटी ऊँटों की कभी एक जगह देखी नहीं थी। तो कुर्बानी के दिनों में माशाल्लाह ये भी वाकई, और जाते हैं कराची में तो एक बड़ा ज़ौक़ है। वैसे दुनिया में हम सफ़र करते हैं तो जो मजहबी सेलिब्रेशन है मुफ्ती साहब, और जो कराची में लोगों का ज़ौक़ है, इस पर भी मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ मालूमात दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कम शहर होंगे कि जिनमें जैसे बड़ी रातें हैं और जो हमारे इवेंट्स हैं उनको इतने जज्बे और शौक़ के साथ सेलिब्रेट किया जाए। उन्हीं में से एक शायद ये कुर्बानी के दिन भी है। पाकिस्तान भर में और ख़ुसूसन कराची के अंदर जो रौनक और जो ज़ौक़ शौक़ है वो दीगर बहुत सारी जगहों से ज़्यादा होता है। ओवरऑल तो दुनिया में खैर बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम जब जाके देखें तो फिर पता चलता है कि यार माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त एहतमाम, जैसे मिलाद शरीफ है ना, यानी 12वीं शरीफ। अब 12वीं शरीफ के हवाले से एक हमारा आम तासुर, हमारी मालूमात चूँकि उतनी होती है, तो हम ये समझते हैं कि यार ये पाकिस्तान के अंदर जो ना इतना बड़े बड़े इज्तिमात 12वीं के और ऐसी लाइटिंग और इस तरह के जुलूस निकलते हैं। लेकिन अभी कुछ ही अर्सा पहले यमन की वीडियो देखी मिलाद शरीफ की। यमन की जो मिलाद मनाने की वीडियो है वो ऐसी थी कि उसको देख के समझ आ गया कि हमसे आगे ही हैं मिलाद मनाने के अंदर, ये हमसे आगे ही हैं। यानी कि जो मैदानों के साथ छोटी छोटे टीले, टीलों के साथ पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के ऊपर मकान, मकानों के ऊपर लोग, लाखों की तादाद में सब मिलके मिलाद शरीफ मना रहे हैं। वो मौलूद पढ़ रहे हैं और उस पर सब जो है वो अपने जोश जज्बे का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, उससे काफ़ी अर्सा पहले सूडान का मिलाद जो है वो देखा था, यानी कि इसी में वीडियोस के अंदर ही, वो इतना बड़ा वो मिलाद कि यूँ कह जैसे सारी दुनिया एक ही जगह जमा हो गई। 12वीं शरीफ की शब जो है वो इतना बड़ा था। तो इन ममालिक के अंदर जो है वो इतने बड़े इवेंट्स इस हवाले से होते हैं। तो यूँ जो है वो दीगर चीज़ों के एतबार से भी, तो कुर्बानी का मुझे आइडिया नहीं है कि दुनिया भर में कुर्बानी किस मुल्क में किस अंदाज में की जाती है, लेकिन कम अज़ कम हम अपने एतबार से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर जो है वो इसका कुर्बानी का इवेंट जो है इबादत के तौर पे, सुन्नत इब्राहीमी के तौर पे बड़े ज़ौक़ शौक़ से और बड़े अच्छे अंदाज के अंदर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है माशाअल्लाह। तो जब आप ये सिलसिला देख रहे हैं तो हो सकता है कुर्बानी ही के दिन होंगे, उम्मीद तो यही है। तो आपने ख्याल रखना है सफाई सुथराई की, जैसे कि बात हुई, तो इस चीज़ में हमारे यहाँ काफ़ी कमी है। हम गवर्नमेंट को मुल्ज़म करार दें और चीज़ों को, इदारों को, ठीक है जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने तौर पर भी कर सकते हैं। जैसे जहाँ जानवर ज़बह किया है तो वहाँ पे
सफाई का ख्याल कर लें, इसी तरह जानवर बांधने में, चारा डालने में और दीगर चीज़ों के अंदर। तो बहरहाल हमें ख्याल रखना चाहिए। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर मुफ्ती साहब बहुत मैनेजेबल तरीके पे जो है वो करते हैं। मुझे 1 साल मैंने कुर्बानी या ग़ालिबन 2 साल साउथ अफ्रीका में की, तो वहाँ वही टोकन सिस्टम है, मखसूस जगह है, आपको टाइम दिया जाएगा, आप जाएं। आप चाहें तो अपने हाथ से भी ज़बह कर सकते हैं, वरना कसाब है, आपका नाम जब लिया जाएगा तो आप वहाँ पर जाएं, ज़बह करवाएं, फिर वहीं पर मशीनों में उसका गोश्त यानी कि बड़े पीसीज में उसको काट देते हैं। तो आप जब घर आते हैं तो गोया कि एक तैयार शुदा आप चीज़ लेकर आते हैं। और जिस इलाके में जानवरों को बांधने का और सिलसिला होता है तो वो बड़ा साफ़ सुथरा और अच्छा निज़ाम होता है। हमारे यहाँ भी अब काफ़ी, मैं पॉजिटिव भी इसको चाहूँगा कि बयान किया जाए। अब जो न्यू सोसाइटीज़ अब डेवलप हो रही हैं पाकिस्तान में, एक तो पुराना मोहल्लेदारी का निज़ाम है, उन सोसाइटीज़ में मैंने कई जगह पर देखा है कि अब वहाँ पे भी बाकायदा इस तरह का निज़ाम ला रहे हैं कि भाई हर जगह पे नहीं बांधना, ज़बा का तरीका है, फिर चीज़ों को जो बेहतर किया जा रहा है। तो ज़ाहिर है शऊर बढ़ता है, चीज़ें बेहतर होती हैं और उससे जो है वो सिलसिला रहता है। मुफ्ती साहब, किसी शहर में जाते हैं आप, किसी मुल्क में जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो कभी जैसे मुक़द्दस मकामात तो स्पेसिफ़िक है ना, वो तो ज़ाहिर है। अब मदीना मुनव्वरा गए हैं तो वहाँ सरकार के बारगाह में हाज़री है, बकी शरीफ है, और फिर दीगर जो ज़ियारतें हैं, मक्का भी हो गया, इसी तरह और इराक़ जाएंगे तो बगदाद शरीफ। इससे हटकर अगर किसी जनरल मकाम पर हम जाते हैं तो क्या आपके ज़हन में कुछ होता है कि उस शहर की कुछ चीज़ों को विज़िट किया जाए और जिससे फ़ायदा हो, दीनी फ़ायदा हो, पर्सनल फ़ायदा हो? तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? 2-3 चीज़ें पर्सनली तो मेरा अपना एक यूँ कह लें कि मामूल है कि जैसे मैं किसी शहर में जाऊं और एक तो ये होता है कि वहाँ पर अगर कोई मज़ार है किसी बुज़ुर्ग का तो उस मज़ार पर हाज़री देने की कोशिश की जाए। तो एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि उस शहर में अगर कोई अच्छी लाइब्रेरी है तो उस लाइब्रेरी का विज़िट किया जाए। आम तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूके में, यहाँ पर मैं जब भी गया हूँ तो मैंने किसी न किसी लाइब्रेरी का विज़िट किया है। जैसे अमेरिका में गया था तो वहाँ पर 2 लाइब्रेरीज़ में गया था मैं। एक ह्यूस्टन की जो सेंट्रल लाइब्रेरी थी उसमें, और दूसरा ये जो टेक्सास वो है स्टेट है, इसमें ऑस्टिन शहर है इसका कैपिटल। तो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी मैं उसमें गया था, और जिसे कहें कि बहरहाल इन 2 लाइब्रेरियों को देख के तो जो दिल खुश हुआ कि वाक़अतन जो तलब थी ना कि कोई यूनिक किस्म की लाइब्रेरी नज़र आए, तो वो लाइब्रेरी मुझे मिल गई वहाँ पर। अच्छा, अभी लास्ट टाइम जो है मैं अभी यूके गया था तो वहाँ हमारा जो वो था दस्तारबंदी का इज्तिमा, यानी हमारे जो दावत इस्लामी के जामिया से दौरा हदीस से जो फारिग होके आलिम बने थे तो उनकी जो है तकरीबे असनाद, तो उसमें वो लंदन के करीब थी वो। तो फिर वो लंदन हम एक दिन पहले चले गए, तो फिर मैं जो लंदन की जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है जो दुनिया की मशहूर तरीन लाइब्रेरियों में शुमार की जाती है, तो फिर मैं स्पेशल वहाँ पर गया ना, वहाँ की भी किताबें मैंने जाके देखी। उससे कुछ अर्सा पहले मैं गया था तो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है मैंने वो देखी। अच्छा, क्योंकि वो भी बड़ा नाम है उसका दुनिया में किताबों की तादाद और दीगर चीज़ों के एतबार से। तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गया था। तो यूँ मैं किसी शहर में जाऊँ तो मेरे ज़हन में एक लाइब्रेरी का ज़रूर होता है कि अगर अच्छी लाइब्रेरी है और तो फिर वहाँ का विज़िट करूँ, मैं किताबें देखूँ, नई नई किताबों से तारुफ होता है, लाइब्रेरियों के मुख्तलिफ अंदाज देखने को मिलते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है म्यूज़ियम। सही, क्योंकि म्यूज़ियम जो है ना वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक यूँ कह लें ज़ख़ीरा होते हैं। जैसे मुझे याद है मैं पहली मरतबा जब यूके गया तो मैनचेस्टर में साइंस म्यूज़ियम है। अब मैनचेस्टर जो है ये साइंसी इजादात के अंदर इसका बड़ा पुराना नाम है, ये कि शुरू के बड़ी बड़ी चीज़ों की इजादात के अंदर इसका नाम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का भी नाम है इस हवाले से। तो अब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ जाके ये साइंस म्यूज़ियम है। अच्छा, इसी तरह जो आर्ट म्यूज़ियम होता है, आर्ट म्यूज़ियम में ये होता है कि आर्ट के अंदर आपको एक हिस्ट्री मिलती है कि किस ज़माने में किस चीज़ का क्या कल्चर रहा, जैसे सिक्के कौन से थे, बर्तन कौन से थे, रिहाइशें कैसी थी। तो यूँ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी जो ना वो मैं देखता रहता हूँ। लंदन के अंदर भी इस तरह का एक म्यूज़ियम है, वो भी देखा। और बल्कि वहाँ पर क्या नाम है, अभी वहाँ ये यूके में भी और वहाँ पर इटली में, वहाँ पर मैंने देखा था असलहे का म्यूज़ियम।
आर्टरी म्यूजियम, यानी कि किस ज़माने में फ़ौजी कौन सा असलहा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसका ताल्लुक तारीख़ के उस पहलू के साथ भी है कि जो पहलू हमारी ज़िंदगी और हमारे इस्लाम की तारीख़ के अंदर भी एक बड़ी अहमियत रखने वाला है कि जिन कौमों को गलबा मिला, कैसे मिला, और उसके पीछे के असबाब के अंदर एक इल्म और एक ताकत, ये दो चीज़ें होती हैं ना, इल्म है और ताकत होता है। तो इल्म लाइब्रेरियों में और तारीख़ म्यूज़ियम में और ताकत जो है वो इस तरह की म्यूज़ियम में। तो ये वाली चीज़ों का मैंने मुशाहदा वगैरह किया, तो यूँ इस तरह का देखने का जो है ना वो सिलसिला चलता। खाली लाइब्रेरियाँ थी मुफ्ती साहब या कोई वहाँ पे लोग पढ़ने पढ़ाने वाले भी थे? और दुनिया में ज़्यादा मुताला या स्टडी का ज़ौक़ किस एरिया में आपने देखा? जनरल पब्लिक की बात हो जा रही है, जो है ही पढ़ने पढ़ाने वाला तबका तो वो तो दुनिया में कहीं भी होगा, उसका तो ताल्लुक होगा, लेकिन एज अ नेशन कहें तो? एज अ नेशन के वैसे तो खैर यानी कि अरब ममालिक में भी मैंने लाइब्रेरीज़ देखी हैं और वहाँ पर जाने वालों का रुझान भी देखा है। जैसे दुबई के अंदर अल माजिद लाइब्रेरी है, वहाँ 2-3 मरतबा जाना हुआ तो वहाँ पर भी एक अच्छा खासा लोगों की आमदोरफ्त थी, लोग देख भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे। अच्छा, इसी तरह वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनी है जो बुक शेप के अंदर है, दुबई के अंदर ही इमारत है, उसकी इमारत ही बुक शेप में है, यानी दूर से देखें तो जैसे किताब होती है ना इस तरह की है, लेकिन अंदर जाए तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि आदमी दंग रह जाए कि ये किताब में इतनी किताबें ही है। तो वहाँ पर भी लोगों का आना जाना था और लोग जा रहे थे, लेकिन ये है कि वहाँ पर जैसे पढ़ने वाले कम थे, तस्वीरें बनाने वाले ज़्यादा थे, तो ये वाली चीज़ें थी। और बाकिया तो है, क्या नाम है, जैसे लंदन की लाइब्रेरी है और क्या नाम है ऑस्टन लाइब्रेरी, उसका मैं कह रहा हूँ। तो ये वहाँ पर यानी तादाद थी पढ़ने वालों की, यानी लोग जिसे कहना कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट्स और अफराद लोग जाते हैं, पढ़ते हैं। तो बहरहाल दुनिया में जहाँ लाइब्रेरियाँ हैं वहाँ पढ़ने का भी रुझान है। अब या तो लाइब्रेरियाँ इस वजह से हैं कि पढ़ने का रुझान है, या पढ़ने का रुझान इसलिए कि वहाँ लाइब्रेरियाँ हैं, तो यूँ मिला जुला हिसाब। दोनों चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सेकंड हैंड बुक्स की एक लाइब्रेरी उसको कहें या बुक शॉप कहें, साउथ अफ्रीका में ही जोहान्सबर्ग के अंदर 4 या 5 स्टोरी बिल्डिंग, और बकौल उसके जो वहाँ बैठा हुआ था कि 2 करोड़ कह रहा कि मेरे पास किताबें हैं। अच्छा, अब 2 करोड़ किताबें अब गिनना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन बहरहाल काफ़ी बड़ी जगह और 4 से 5 स्टोरी बिल्डिंग और ज़मीन से छत तक किताबें ही किताबें। और उसकी हिस्ट्री पूछी कि भाई ये कैसे हुआ, तो उसने पहले दादा या परदादा का कहा कि उनके एक हमसाए थे, वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये हम जा रहे हैं सफ़र में, सारा सामान तो नहीं ले आ सकते, तो ये कुछ किताबें ही आप अपने पास रख लें। तो उन्होंने अपने पास रख ली। फिर उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, हम और भी मालूमात करते हैं कि और भी किसी के पास है तो हमें दे दो। तो बोला दादा या परदादा जो इसको जमा करना जो वो शुरू हुए थे, करते करते फिर हमारा ये प्रोफेशन बन गया, और आज पता नहीं 45 या 50 साल हो गए, तो हम यही करते हैं। और सेकेंड हैंड बुक्स जो है ना वो लोग हमें दे जाते हैं, हम खरीद के रख लेते हैं। और मैनेज नहीं था वो, मैंने कहा भी अगर इस टॉपिक पर किताब चाहिए हो तो बोला आप जाएं देख लें। मैंने कहा यार खुद ही कह रहे हो करोड़ों किताबें हम इसमें जाके कहाँ देखें। तो अच्छा, वो जो बैठा हुआ था वो भी जो है ना वो एक ओल्ड स्टाइल का ही लग रहा था, उसका भी जो अंदाज था वैसा ही कुछ था। बहरहाल ऑलवेज लाइब्रेरीज हो गई, जाना, लर्निंग होती है, सीखने का मौका मिलता है। और एक जगह पे बहुत अच्छी चीज़ ये देखने को मिली कि एक एरिया था जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ था लाइफ स्टाइल का, यानी कि जो ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें होती हैं उन सामानों पर वो मुश्तमिल जगह थी। तो मेरा वहाँ जाना हुआ किसी काम से, तो उसके अंदर लाइब्रेरी भी थी और बुक शॉप थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए लाइफ का हिस्सा जहाँ पर डेकोरेशन है, जहाँ पर फ़िश के एक्वेरियम्स हैं, तो बर्ड्स हैं, तो बेडरूम की चीज़ें हैं, तो उसके अंदर एक बुक्स का भी पोर्शन है। इसका मतलब है कि जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो पढ़ती हैं। तो एज अ मुस्लिम ज़ाहिर है कि हमारी तो तालीम ही, पढ़ना पढ़ाना और इल्म की फजीलत जितनी इस्लाम ने बयान की, इससे बढ़कर कौन बयान करेगा। तो हमें नियत करनी चाहिए कि हम पढ़ें, और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतना फ़ायदा होगा। दाऊद इस्लामी की बात कर लेते हैं तो अमीर सुन्नत हर हफ्ते एक रिसाले का जो टारगेट देते हैं, तो माशाअल्लाह हज़ारों, बाज़ों का लाखों में फिगर होता है, लोग पढ़ रहे होते हैं। तो नाज़रीन आप कनेक्ट रहेंगे तो इंशाअल्लाह
इल्म हासिल करने का आपको मज़ीद जो है वो ज़ौक़ शौक़ बरकरार रहेगा। हम अभी बहरिया टाउन में दाखिल हुए हैं, जिनकी तरफ अभी जाना है हमें, जहाँ से मुलाकात करनी है, तो वो चूँकि बहरिया में ही होते हैं, तो यहाँ पर 2-4 मिनट का भी सफ़र है, फिर इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे और मुफ्ती साहब चाय भी पियेंगे। वैसे आप असर से मगरिब ऑफिस में अगर होते हैं तो चाय का मूड होता है या घर पर? ये टाइम होता है। ये टाइम, चलिए टी टाइम है और नमाज भी अदा करेंगे इंशाल्लाह, फिर जो है वो कुछ डिस्कशन आपसे मज़ीद शेयर करेंगे। जी, सफ़र करते हुए हम आध घंटे से ज़्यादा का ट्रैवल कर चुके हैं और इस वक्त हम बहरिया टाउन पहुंच चुके हैं। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या बहरिया टाउन कराची में ही पहुंचकर हमने नमाज असर अदा की। नमाज असर के बाद चूँकि जब ऑफिस में होते हैं वहाँ पर भी चाय पीने का मूड होता है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि शायद बहुत सारे लोग जब 6-8 घंटे काम कर लेते हैं तो चाय की तलब होती है, ख़ास तौर पर हमारे साहिली इलाकों में। तो हम भी एक जगह पर चाय पीने के लिए बैठे, खुली जगह थी और पुरफ़ज़ा मकाम था, शाम का वक्त था और मेरे पसंदीदा औकात में से एक वक्त मगरिब से कुछ देर पहले का वक्त भी होता है। मुफ्ती साहब के साथ चाय भी पी, बातचीत भी हुई मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग्स इन माई लाइफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने वक्त सर्फ किया और फिर हम नमाज मगरिब के लिए रवाना हो गए। जी नाजरीन, हमने नमाज असर के बाद कुछ देर चाय पी और उसके दौरान भी हमारी गुफ्तगू रही, लेकिन वो सारी गुफ्तगू आप तक नहीं पहुँची। अब जो है वो नमाज मगरिब का वक्त हो गया था, तो नमाज मगरिब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा की। अब हमारा वापसी का सफ़र है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ऑलवेज़ मुफ्ती साहब के साथ जब सफ़र रहा तो बड़ा ही लर्निंग वाला रहा, सादतों वाला, बरकतों वाला। अल्लाह पाक हम सब को मुफ्ती साहब की भी बरकतें अता फ़रमाए और जब भी हमारा सफ़र हो या इस वक्त भी अगर कुछ लोग सफ़र में हों या आइंदा करें तो सबका सफ़र जो है वो बख़ैर हो और हर तरह की आजमाइशों से आप महफूज रहें। मदनी चैनल देखते रहिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इस्लामी भाई के साथ जो है वो हम सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। अल्लाह पाक हम सबको दीन और दुनिया की बरकतें भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने